नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, इतिहास की जो आपकी श्रृंखला चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपके जो टॉपिक्स हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट हो चुका है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है हमारा टॉपिक मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में मौर्य वंश से आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल सकते हैं उन सभी को वन लाइनर के माध्यम से कराने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। पूछा जाएगा कि अशोक जो है वह किसके स्थान पर शासित हुआ था, अशोक के पहले कौन था, तो बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो कब बैठा, 269 ईसा पूर्व। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की। उसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों में अशोक को कहा गया है। जो पुराणों में अशोक का साक्ष्य मिलता है वह किस नाम से मिलता है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। देखिए, यहाँ वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जब आप बहुविकल्पीय माध्यम में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या इसके बाद आपको जो बहुविकल्पीय श्रृंखला प्रोवाइड की जाएगी उसमें आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो पहले अभी आप टॉपिक को समझिए, मैटर को कलेक्ट कीजिए, उससे निकलने वाले सभी क्वेश्चंस को जानिए, ध्यान से देखिए और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो कहाँ का था, उज्जैन का। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर यानी कि कब, तो 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किस ईसा पूर्व किया, कितने ईसा पूर्व में किया, तो 261 ईसा पूर्व और अपने अभिषेक के 8वें वर्ष। ये चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं कि कलिंग पर अधिकार करने के लिए अशोक ने कब जो है आक्रमण किया था, तो अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व और वहाँ की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। जो हम अभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो इसकी जो सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वप्रथम शुरुआत ही अशोक के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत डीपली चीज़ें भी हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप लिखावट पर ध्यान ना देकर के जो मैं बता रही हूँ कंटेंट पर ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको लिखा हुआ भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका, पत्नी का नाम जिसने उसे प्रभावित किया। तो अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिससे वह काफ़ी प्रभावित होता था, तो वह थी आपकी कारुवाकी। कारुवाकी। नेक्स्ट है आपका, अशोक की माता का नाम। अशोक की माता का क्या नाम था, तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या था, सुभद्रांगी। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी एक जगह लिखे हुए मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये कई क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं, कई बुक्स से निकाले हैं, कई कंटेंट को पहले पढ़ा है, समझा है, उनमें से जो निचोड़ करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे सारे एक ही जगह इंक्लूड किए हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप सारे मैटर को एक जगह ही सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।
प्रश्न किया जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की। श्रीनगर की स्थापना किसने की है? तो मौर्य शासक अशोक ने। और ये जो भी क्वेश्चन आप अभी तक कर चुके हैं और आगे करने वाले हैं, ये सभी प्रश्न आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की। संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ पर भेजा गया था? तो श्रीलंका भेजा गया था। ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। इसके पहले हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनवाए गए? अशोक के शासनकाल में बनवाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। जो उनके शिलालेख लिखे गए थे उनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वह लिपि थी आपकी ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, ग्रीक और अरमाइक लिपि के प्रयोग से अशोक के शिलालेखों को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो अभिलेख हैं अशोक के, उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो सबसे पहले तो आपके शिलालेख, इसके बाद आपका स्तंभ लेख और तीसरे नंबर पर आता है आपका गुहा लेख। देखिए ये तीनों ही आपके अलग अलग हैं। जो अभिलेख हैं अशोक के, जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनको प्रायः 3 प्रकार में बांटा गया। कुछ को शिलालेख, तो कुछ हैं आपके स्तंभ लेख और कुछ हैं आपके गुहा लेख। अगला प्रश्न है, अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया वह है। तो अब अशोक के द्वारा जो उसके अभिलेख में बात की जाए, एक समन्वित या ऐसी भाषा जो एक रूपता से सभी अभिलेखों में पाई गई, चाहे वह स्तंभ लेख हो, चाहे वह गुहा लेख हो, चाहे वह शिलालेख हो, इन सभी में जो एक ऐसी भाषा थी जो लगभग सभी में पाई गई, तो वह थी आपकी मगधी भाषा। देखिए यहाँ इस चीज़ से सेंस नहीं लगाएंगे कि सभी में मगधी भाषा पाएगी, नहीं, एक रूपता से जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया वह आपकी मगधी भाषा थी। जबकि प्रत्येक शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख के लिए कुछ अन्यत्र अलग अलग लिपि और लिपियों का प्रयोग भी किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेटी फैनथेलर ने की। इनकी संख्या 14 है। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कुल 14 है। जबकि इसकी खोज कब की गई थी? तो 1750 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो पात्रेटी फैनथेलर। ये तीनों प्रश्न ही आपसे पूछे जा चुके हैं। खोज कब की गई? 1750 ईस्वी में। शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो पात्रेटी फैनथेलर ने। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता 1837 यानी कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने के लिए जो सबसे पहली सफलता प्राप्त हुई वह किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। और वह कब पढ़े गए? तो 1837 ईस्वी में पढ़े गए। यह सभी आपके चुनिंदा प्रश्न हैं और यकीन मानिए अगर अशोक से कोई भी प्रश्न बनता है, मौर्य साम्राज्य और अशोक से कोई भी प्रश्न बनता है, वह इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, देखिए अशोक के कुल 14 शिलालेखों में से हम उन शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे 5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सा शिलालेख है? 5वां शिलालेख। नेक्स्ट है आपका 11वां शिलालेख। देखिए सभी शिलालेख आपको नहीं पढ़ने हैं। आप कोई हिस्ट्री से टीजीटी या पीजीटी या पीसीएस 1 सब्जेक्ट जो आपने चूज किया हो इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ बेसिक और थोड़ा ऐसी नॉलेज चाहिए जो
महत्वपूर्ण हो, अशोक के जीवन से संबंधित हो। तो उनके जितने भी शिलालेख हैं हमें उन सभी को डीपली नहीं पढ़ना है, समय को बचाना है। हमें सिर्फ उन अभिलेखों और शिलालेखों के बारे में जानना है जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इनका 11वां शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें क्या किया गया है, धम्म की व्याख्या की गई है। चूँकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो अशोक था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है, तो 11वें शिलालेख में। अगला है आपका 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात किस अभिलेख में कही गई है, शिलालेख में, तो 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट है आपका 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो वह है आपका 13वां। देखिए यह प्रश्न आपसे कई बार बात करूँ तो मल्टीपल बार बराबर रिपीटेड हो रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है, तो वह है आपका 13वां अभिलेख। देखिए इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष कलिंग पर युद्ध करके वहाँ की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा उसके अभिलेखों और शिलालेखों से प्राप्त होता है कि इस युद्ध के बाद काफ़ी रक्तपात हुआ और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिससे उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और अन्यथा फिर कभी मारपीट करने को क्या किया, मना किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अहिंसा को विश्वास में मान लिया। नेक्स्ट है आपका 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। चूँकि आपकी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसके बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए जब प्रेरित किया, तो यह आपका मिलता है 14वें शिलालेख में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। देखिए यह मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि यह आपके लिए कैसा मैटर है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद ही समझ रहे होंगे, सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप सबसे ज़्यादा कंटेंट अब तक प्राप्त कर चुके हैं, जो आपको कहीं पर भी इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ सिर्फ 1 लाइनर चल रही है। इसके बाद जब आपके बहुविकल्पीय सीरीज आएगी, उसमें आपके व्याख्या होगी, तो समय भी लग सकता है। तो पहले आप मैटर को कलेक्ट कीजिए, जानिए, समझिए और तैयार कीजिए। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि 10 से 12 मिनट में आपने काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर लिया है और सिर्फ आने वाले कुछ ही टाइम में 2-3 मिनट में आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वह केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह प्रश्न आपको जितना सरल लग रहा है, यकीन मानिए उतना ही घुमावदार है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में, या इनमें से किसी में से नहीं। तो आप मोस्टली आंसर करेंगे कि ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो 7 है। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा कि अशोक के द्वारा जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कुल 14 है, जबकि उसके स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कुल 7 है। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्रमुख स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख है, जो अशोक का सबसे प्रमुख और बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, वह कौन सा है, तो प्रयाग स्तंभ लेख। उसे किस नाम से जानते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया जाता था वह था आपका राजगृह। अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख लिखे गए उनके लिए जो पत्थर लाया जाता था, जिस स्तंभ पर लेख लिखे जाते थे, वह स्तंभ हेतु जो पत्थर प्रयुक्त किया जाता था वह कहाँ से लाया जाता था, तो राजगृह से लाया जाता था। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार सिर्फ इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। अगला है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख था।
यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित था, तो कौशाम्बी में। प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया, अकबर के द्वारा। ऐसे ही प्रश्न आपके निकल करके आएंगे। अगला देखते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, तो कौशाम्बी के अभिलेख को और क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख। फिर से देख लीजिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख अशोक के द्वारा सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, और यह अशोक ने कहाँ पर स्थित करवाया था, कौशाम्बी में, जिसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। इसे रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। तो कुल 7 स्तंभ लेखों में से जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है उसका नाम है रुम्मीदेई। क्या है, रुम्मीदेई। नेक्स्ट है आपका, इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। जो आपका अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह है आपका रुम्मीदेई, जिसमें यह बात कही गई है कि अकबर के द्वारा अशोक के द्वारा जो धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर है उसे क्या कर दिया गया, घटा देने की घोषणा की गई है। अगला है आपका, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्मीदेई। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख। और नेक्स्ट आपसे प्रश्न बनता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अशोक के शासनकाल में जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे, ग्राम कहते थे, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक। अब चूंकि जो अशोक था वह आपका मौर्य वंश का शासक था, तो अशोक के बाद आपके बात की जाए कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ, तो वह था आपका वृहद्रथ, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व 185 में की और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली। देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी, तो वह था आपका शुंग वंश। और वह किसके द्वारा, तो वो भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहदत्त था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, 261 ईसा पूर्व किया। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के द्वारा जो एक रूपता से जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह मागधी है। तो ये थे आपके अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो पैट की परीक्षा आयोजित होने वाली है जिसमें कुल आपके 5 अंक बनने वाले हैं, आप बिल्कुल भरोसा रखिए, परेशान मत होइए। आपके मौर्य वंश तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जो भी वीडियो हैं वो पहले से ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो उन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से देख सकते हैं। और बचे हुए टॉपिक्स भी बहुत ही जल्दी कवर अप कर लिए जाएंगे। और यकीन मानिए इनमें से जो आपके हिस्ट्री के 5 अंक बनने वाले हैं, एक भी अंक आपका कटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ कंटेंट बेहतर है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और पढ़ाई की पोथी यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।